हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर चैनल लॉ फोरम। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। सो लेट्स बिगिन एंड डू अप्रिशिएट मी। स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू नो, डू एनीबडी वॉच पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स या फिर कभी देखी हो? कमेंट करके बताना फटाफट। आई होप यू मस्ट हैव सीन at least one time so far. अगर देखते हो तो हैव यू सीन दैट समटाइम्स MPs एंड MLAs अपनी बात रखने के लिए भावनाओं में बह जाते हैं एंड स्टार्ट यूजिंग अनएथिकल बिहेवियर एंड समटाइम यूजेस स्लैंग्स और माइल्ड लैंग्वेज और सम सॉर्ट ऑफ डिफेमेटरी वर्ड्स अगेंस्ट ईच अदर, लाइक दे स्टार्ट अब्यूजिंग देयर कलीग्स मेंबर्स, या फिर कभी कभार दे स्टार्ट फाइटिंग लाइक एन irrational person, like a person whose behavior is not based on clear thinking or logical reasoning, right? As everybody knows, decency, dignity etc हर इंसान को बना के रखनी पड़ती है। For what? To keep the brotherhood, harmony, non-violence, inconvenience to the other, and correctly said, these ethics are necessary for the development of the society and country as well. Like this, पार्लियामेंट मेंबर्स को भी डिग्निटी, डिसेंसी एंड ऑल बना के रखनी पड़ती है। देयर इज़ अ रूल बुक कॉल्ड रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा ऑफ द इंडिया, एंड दिस रूल बुक प्रोहिबिट द यूज ऑफ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट offensive language is kept out of Parliament's record. In this rule book, there is a rule number 380, where the Lok Sabha Speaker has the power to expunge the word or phrase. अगर स्पीकर को लगता है कि these words are defamatory और indecent और unparliamentary और undignified, तो वो एक्सपेंस करता है। कुछ वर्ड्स फॉर एन एग्जाम्पल लाइक जुमला जीवी, खालिस्तानी, हिपोक्रेसी, बैल बुद्धि एटसेट्रा, राइट। तो भाई नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, अगर वो डिफेमेटरी वर्ड यूज़ करते हैं तो डिफेम का केस अंडर सेक्शन 356 ऑफ BNS कर देना चाहिए। अर्लियर दिस सेक्शन वाज सेक्शन 499 इन IPC, अब चेंज हो गया है। जिस मेंबर को ये वर्ड्स बोले जाते हैं तो वो मेंबर्स कर सकता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। या फिर असॉल्ट का केस कर देना चाहिए अंडर सेक्शन 349 ऑफ IPC अर्लियर, नाउ इट इज़ अंडर सेक्शन 130 ऑफ BNS। ठीक है, लेकिन कोई करता नहीं है। इस नहीं का जवाब मिलेगा आज इस लेक्चर में, विच इज़ कवर्ड अंडर आर्टिकल 105 and 194 of Indian Constitution. These two articles contains the privileges given to the members or committee thereof of Parliament or state legislature. Parliament members को freedom of speech है, but it is restricted to rule book of Parliament, जो मैंने पहले बताई थी आपको। According to it, they have to conduct the business in Lok Sabha. And for your knowledge, you should know that these content of the articles are borrowed from British Parliament. कभी क्वेश्चन आता है तो you should know that भाई कहाँ से आए हैं ये। One of the source is British Parliament, right? The first source for the parliamentary privileges will be the constitutional provision, means the provisions which are already there in the Indian Constitution. दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका वेरियस लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। सिंपल है, जितने भी पार्लियामेंट के थ्रू लॉज बनते हैं दैट विल आल्सो बी द वन ऑफ द सोर्सेज फॉर द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। द थर्ड वन, रूल ऑफ बोथ द हाउसेज। राज्यसभा एंड लोकसभा की अब सेपरेट रूल बुक बनी हुई है, तो दैट विल आल्सो बी द वन ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस
sources. The fourth one, parliamentary convention, means जो पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं तो वो भी एक तरीके से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का सोर्स बनते हैं. एंड द लास्ट वन विल बी द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, मीन्स द जुडिशियल डिसीजन आफ्टर द प्रोसीडिंग्स will also be the source of parliamentary privileges. तो केसेस बहुत सारे हैं that we will discuss later on. तो जितने भी केस के डिसीजंस आते हैं that will also be the base for the parliamentary privileges. Now coming to the next, we should know that कि parliament privileges जो हैं किन किन को मिलता है किन किन को नहीं मिलता, मीन्स extension and exceptions. So in extension, it is extended to those persons who are entitled to speak and take part in the proceeding of the House of Parliament or any of its committee. These include Attorney General of India and Union Ministers. I think it's easy. आपको पता है Attorney General of India, Union Ministers, you know. And the exception will be the President of India. राइट. एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, जो प्रिविलेजेस हैं वो हमारे आर्टिकल 105 में दिए हुए हैं. तो टू बी वेरी सिंपल, वी कैन से दैट इट ग्रांट प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज टू द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर एंड कमेटी. इट ऑल्सो गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट. और इन अदर वर्ड वी कैन से लाइक पार्लियामेंट प्रिविलेजेस आर द special rights, immunities, exemptions enjoyed by the member of the parliament and their committee. Now coming to article 194, ये हमारे स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स को दी जाती है. स्टेट गवर्नमेंट इन सिंपल वे यू कैन से क्या दिया जाता है उसको. पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच है. मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैव अ फ्रीडम टू स्पीक इन द लेजिस्लेचर. Immunity from the prosecution. Members of state legislature cannot be prosecuted for anything they say or vote in the legislature. Very simple. Protection from publication scrutiny. No one can be held liable for publishing legislative proceedings such as report, paper, votes or proceedings. Means जो मीडिया पब्लिश करता है लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स को, तो उसके ऊपर भी कोई केस नहीं हो सकता है. Definition of power and privileges. The legislature can define the power, privileges and immunities of the legislature by law. तो by law के थ्रू वे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई ऐसा लॉ तो है नहीं. नथिंग इज कोडिफाइड. नाउ हियर कम्स द टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. दो तरीके की होती हैं इसमें. फर्स्ट वन इज कलेक्टिव प्रिविलेजेस. बाय नेम वी कैन अंडरस्टैंड कि कलेक्टिवली एज अ होल प्रिविलेज दी गई है to the assembly. The second is individual privileges, means individually हर member को जो privileges दी गई हैं that will come under individual privileges. एक बार definition पढ़ लेते हैं. Collective privileges means right, immunities and exemption enjoyed by each house of the parliament collectively, right. And individual privileges refers to the right, immunities and exemption enjoyed by the members of the parliament individually. Now थोड़ा brief out कर लेते हैं. Individual parliamentary privileges. These privileges are enjoyed by the members individually and are as follows. Immunity to a member from any proceeding in court in respect of anything said or any vote given by him in the parliament or committee thereof. Means मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इम्यूनिटी मिली गई है कि उनके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी इन द कोर्ट. सेकेंड पॉइंट विल बी इम्यूनिटी टू अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट in respect of publication by or under the authority of either house of the parliament for any report, paper, votes or proceedings. मतलब अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग पब्लिश होती है तो उस बिहाफ पे भी कोई प्रोसीडिंग कोर्ट में नहीं की जा सकती. द थर्ड पॉइंट विल बी प्रोहिबिशन ऑन द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलेज्ड irregularity of the procedure.
मीन्स कोर्ट भी कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता अगर कोई प्रोसीडिंग में कोई इरेगुलरिटी हुई तो ओनली स्पीकर हैज़ द राइट टू टेक any action against any irregularity in the procedure. The last one will be the freedom from arrest of members in civil cases. During the continuation of the meeting of the House or a committee thereof, and 40 days before its commencement and 40 days after its conclusion. Means मीटिंग के 40 दिन पहले और मीटिंग के 40 दिन बाद मेंबर्स को फ्रीडम है फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड. नाउ द सेकेंड privileges, that is collective parliamentary privileges. It has the right to publish its reports, debates and proceedings, and also the right to prohibit others from publishing the same. Means assemblies के पास ही राइट है टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग, एंड अदर पर्सन don't have any right to publish the same. But there was an amendment, that is 44th amendment 1978. क्या करता है वो फ्रीडम को रिस्टोर्ड करता है. मीन्स इट रिस्टोर्ड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस टू पब्लिश द ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग without prior permission of the house, but this is not applicable in case of secret sitting of the house. Means पहले क्या होता था कि परमिशन लेनी पड़ती थी स्पीकर से बिफोर बीइंग पब्लिशिंग द रिपोर्ट. नाउ आफ्टर 44th amendment 1978 permission is not required. The third one is that it excludes the stranger from its proceedings and hold secret sittings to discuss some important matters. मीन्स कभी कभार क्या होता है ना कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देखने के लिए पीपल्स आर अलाउड लाइक जर्नलिस्ट एंड ऑल, तो वो कभी कभार इनको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं. दे हैव द प्रिविलेजेस टू डू इट, टू होल्ड द सीक्रेट sitting. Next point will be it can make rules to regulate its procedure and the conduct of its business and to adjudicate upon such matters. Means they can make their rules and procedure of their own, and they have the handbook of these rules available. Next point is it can punish members as well as outsiders for the breach of its privileges for its contempt by reprimand, admonition or imprisonment, also suspension or expulsion in case of members. Means it has the power to punish the member as well as the outsiders for any breach. The last one will be it has the right to receive immediate information on the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of a member. Means it has the right to receive the information immediately. What it can do, it can institute inquiries, order the attendance of the witness and send for the relevant papers and records. The courts are prohibited from inquiring into proceedings of the House or its committee. No person, either a member or the outsider, can be arrested, and no legal process, civil or criminal, can be served within the precinct of the House without the permission of the presiding officer. Means सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का भी कोई उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का परमिशन नहीं मिलता. सो दीज वर द सम प्रोविजंस रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर फर्दर प्रोविजंस एंड केस थ्योरी related to this chapter, which will be uploaded very soon. Till then, take care and do appreciate me.